पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत दुरुलरा सिरेंसिया पंचायत क्षेत्र के पदमपुर गांव की सीमा पर एक गर्भवती मादा हथनी की संदेहास्पद मौत हो गई। उसकी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसे लेकर लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृत मादा हथनी एक झुंड में शामिल थी और उसकी मौत के बाद भी झुंड के हाथी काफी देर तक पास के जंगल में मौजूद थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद वन विभाग की एक मेडिकल टीम के द्वारा मृत मादा हथनी का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान हथनी के पेट से एक नवजात हाथी को भी निकाला गया था। नवजात हाथी की भी मौत हो चुकी थी। हाथी बच्चे को देख स्थानीय ग्रामीण काफी भावुक हो गए। इधर चाईबासा वन प्रमंडल के डीएफओ आदित्य रंजन ने भी इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा घटनास्थल पर ही गर्भवती माता हथनी की जांच की गई, जिसके बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम किया गया। हथनी के बिस्तरा को संरक्षित कर बाहर निकाला गया है और उसे फॉरेंसिक टीम को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। बिस्तरा की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के माध्यम से पता चल सकेगा कि हथनी की मौत कैसे और किस परिस्थिति में हुई है। पदमपुर गांव में वो सब्जी के खेत के बीच में एक गर्भवती हथनी का शव प्राप्त हुआ था। कल की घटना है ये। तो घटना का जानकारी मिलते ही फिर हम लोगों ने जो वेटनरी डॉक्टर्स हमारे हैं प्रखंड के, उनके साथ हम लोग स्थल पर गए। विधिवत वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया हाथी का, जिसके क्रम में पता चला कि गर्भवती है। अब उसके बाद वहाँ उस गर्भवती जो हथनी थी उसके विसरा का सैंपल लिया गया है, जो प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से। और उस सैंपल को अभी जो फुटवाल में हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। तो वो जो सैंपल की जब जांच हो जाएगी उसके बाद जो रिपोर्ट में आएगा, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच होगी, उसमें से जो रिजल्ट में आएगा उसी से ये बिल्कुल कंफर्म पता चल पाएगा कि वो हथनी की मृत्यु कैसे हुई है। तो इसलिए हम लोग भी अभी उस रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें मिल जाए तो आगे का जो कानूनी कार्रवाई है उसमें हम लोग एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसको हम यूज़ कर सकें। अच्छा, वो नहीं मैंने अकेला थी कि और भी झुंड में कुछ थे, ऐसे कुछ? वहाँ पे जैसे देखा गया कि एक और हाथी लगभग जो घटना स्थल था वहाँ पे जो खेत था उससे लगभग 100-150 मीटर पे एक हाथी काफी समय तक खड़ा रहा। अच्छा। तो हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उसी के परिवार का वो हाथी होगा। लेकिन जैसे देखा गया कि वो हाथी तो स्वस्थ था, उसको कोई समस्या नहीं थी, काफी समय तक वो वहाँ पे खड़ा रहा। ठीक है, फिर उसके बाद रात में वो चला गया अपना। झारखंड पुलिस के लिए वर्ष 2024 का पूरा एक साल उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। बताया कि कई पुलिस के अभियान से नक्सली काफी कमजोर हुए हैं। आईजी अभियान हेवी होमकर ने बताया कि वर्ष 2024 में 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 10 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली शामिल है। इसके अलावा 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोली विस्फोटक और आईडी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से अब तक 1,82,00,000 रुपए से अधिक नगद राशि बरामद की गई है। आईजी अभियान ने बताया कि राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य में सक्रिय पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह और प्रिंस खान गिरोह समेत अन्य सक्रिय गिरोह के 154 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एंटी टेरर एक्टिविटी के तहत एटीएस ने दिल्ली पुलिस सेल के साथ मिलकर अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। झारखंड में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पुलिस मुख्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साइबर अपराध से जुड़े मामलों में भी झारखंड पुलिस ने वर्ष 2014 में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम है उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उन बिंदुओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है। तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में
IGCID श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है, और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो DIG कार्मिक और DIG बजट है, वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये कि सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई हैं, एम्यूनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि, और उसके अलावा करीब 240 IEDs को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IEDs आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर IEDs बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मुख्य रूप से नक्सल फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। दूसरा है मेन साइबर अपराध, और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर CID और जो हमारे साइबर PS हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से CID के IG असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि साइबर अपराध के तहत 2000 से अधिक मोबाइल, लगभग 3000 सिम, 606 ATM कार्ड, 52 लैपटॉप और 8 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए झारखंड पुलिस की ओर से बनाया गया प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से 274 कांड दर्ज किए गए हैं। इनमें लगभग 900 गिरफ्तारियां की गई है, जबकि 66 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर सेल ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को लौटाई भी है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों के संबंध में 788 कांड दर्ज किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई है। 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 ATM कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चार पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,84,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष DGP महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में CID में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है, और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही
होस्ट करती है। और ना सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है, बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा CID के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है, इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे DGP सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है CID के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है, जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले 1 वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4,251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा। झारखंड के जेलों में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने में राज्य के 5 कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुके हैं। पुलिस को इन मामलों में अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। झारखंड की जेलों से रंगदारी की घंटी बज रही है। जेल में बंद अपराधी लोगों को फोन पर धमकाकर रंगदारी मांग रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें रोकने में लाचार है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेलों में फोन बंद करने की व्यवस्था 10 साल पुरानी है। राज्य में कुल 31 जेल है। इनमें 14 जेलों में जैमर ही नहीं है। वहीं 17 जेलों में 41 जैमर लगे हैं, लेकिन वो 2G जैमर है। देखिए, अखबार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि मीडिया आज के डेट में इतना फास्ट है, कोई भी खबर छुपता नहीं है। और कई खबर ऐसा आता है कि मुजरिम जो है वो जेल में कस्टडी में है, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम से और उनके द्वारा जो है वो बाहर में अपराध का जो संचालन है वो किया जा रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, पैसा की डिमांड की जा रही है और भी तरह का क्राइम किया जा रहा है। ऐसा जानकारी जो प्राप्त होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैमर की जो बात है, बोला जाता है प्रशासन के द्वारा कि जेल परिसर में जैमर लगा हुआ है, वहाँ से कोई भी वार्तालाप नहीं किया जा सकता है बिना प्रशासन के अनुमति के। लेकिन अगर वहाँ पे से प्रशासन के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता और अगर वहाँ से कोई भी बात हो रही और ये बात संज्ञान में प्रशासन के आती है, बाहर में पुलिस विभाग के पास में आता है, चाहे जो है सरकार के पास में आती है, तो मेरा एक मानना है कि आप सब चीज़ के लिए निर्धारण करते हैं जुर्म का, लेकिन आप वहाँ पे जो पदाधिकारी पदस्थापित हैं जेल में, उन लोगों के खिलाफ में क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर उन लोगों के खिलाफ में आप कार्रवाई कीजिएगा तो अपने आप जो है इसमें कंट्रोल हो जाएगा। कहीं ना कहीं से किसी न किसी के सहयोग से ही देखिए वहाँ से फ़ोन वार्तालाप होता है, बिना किसी सहयोग के किसी का वार्तालाप नहीं होता है।
और जो लोग जाते हैं, जिस बात के लिए कस्टडी में भेजा जाता है, जिसके लिए जेल मैनुअल बना हुआ है, जिसके लिए जो है ये रिमांड किया जाता है, मुजरिमों को वहाँ भेजने का जो काम किया जाता है, वो पूर्ति नहीं, वो उसका बात जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जिस बात के लिए भेजा जाता है, अगर वहाँ सब तरह का सुविधा मिलने लगेगा मुजरिम को, तो उसका डर, भय और उसका खौफ नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये सरकार को देखना चाहिए और तत्काल इस पे संज्ञान लेकर, और अगर इस बात पे सत्यापित होता है तो मेरा ये मानना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो है छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लिया जाता है। आज झालसा और डालसा छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लिया जा रहा है, तो मेरा मानना है झालसा और डालसा का ये भी कर्तव्य बनता है कि पूरे शहर माने राज्य में जो है कानून व्यवस्था व्यवस्थित रहे, जिससे कि छोटी छोटी घटनाएं जो और यही छोटी छोटी घटनाएं बाद में बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर संज्ञान लेगा झालसा और डालसा भी इस बात में संज्ञान ले कि जेल के अंदर से अगर कोई मुजरिम बात कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेलों की ऐसी व्यवस्था और सिस्टम की लाचार होने का लाभ गैंगस्टर उठा रहे हैं। अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात अपराधी जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहे हैं। कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमीन कारोबारी और नेता इनके निशाने पर है। जेल से ही फोन कर इनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इनकार करने पर शूटर भेजकर गोलियां चलवाई जा रही है। पुलिस जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि जेल में बंद गैंगस्टरों के इशारे पर कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अभी अगर ऐसा डिमांड है कि नहीं 5G आ गया और 2G जैमर से अगर चीज़ों में परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर ज़रूर सख्त कदम उठाएगी। अधिकारियों से बात करते हुए जो है वहाँ पे जैमर का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए या ज़रूरत के अनुसार, अभी साइंस के अनुसार जो अभी तत्कालीन में जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सरकार उस पर काम करेगी। और जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए भी प्रशासन, यहाँ के हमारे सरकार में DGP का जो रोल है वो बहुत ही सराहनीय भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे नियंत्रण होगा, और कुछ घटनाएं हैं जिन पर जो है प्रशासन नज़र रखी हुई है, उसका भी जल्द उद्भेदन होगा। इधर रांची के 15 में सोमवार को हुए 13 लाख की लूट और गोलीबारी मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरा पुलिस महकमा रेस हो चुका है। सीनियर पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को रांची आईजी और DIG खुद घटना स्थल पर पहुंचे और SIT में शामिल अफसरों को कई तरह के निर्देश जारी किए। पुलिस सूत्रों की माने तो इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान हो चुकी है। CCTV फुटेज के आधार पर कांड में शामिल अपराधियों की पहचान की गई है। पुलिस की तरफ से एक अपराधी की तस्वीर भी जारी की गई और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। IG अखिलेश झा के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि चूंकि अपराधियों की पहचान हो चुकी है, ऐसे में जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाए। देखिए, कांड की गंभीरता को देख करके वरीय पदाधिकारी जो है PO पर आए हैं और PO पर देख करके उन्होंने जो निर्देश दिया है उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग इस कांड के बहुत क्लोज हैं और हम लोग इसको जल्दी खोलेंगे, और बॉडी और जो क्रिमिनल है उसकी पहचान लगभग तय है, तो जल्द इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा सहित कई पदाधिकारियों के साथ ही सदस्यता अभियान की प्रदेश और जिला के टोली संयोजक उपस्थित थे। बैठक के उपरांत सदस्यता अभियान के संयोजक ने बताया कि 22 दिसंबर से प्रारंभ हुआ ये अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। सदस्यता अभियान के शेष बचे दिनों में किस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर राज्य के 29,500 बूथ में कम से कम 2 प्राथमिक सदस्य बनने के साथ सक्रिय सदस्य बने, इस पर बैठक में जोर दिया गया है। इसके साथ ही अभियान को गति किस प्रकार से प्रदान हो, इस पर भी चर्चा की गई है। इसमें ये तय हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर भाजपा की ओर से सदस्यता को लेकर कैंप लगाया जाएगा। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में प्रदेश की बैठक हुई और हम लोगों ने सदस्यता अभियान पर चर्चा किया।
सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से स्वराज में प्रारंभ है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। ये प्राथमिक सदस्य बनाने की जो अवधि है, जो आज 15 दिन बचा हुआ है, इसमें काफ़ी परिश्रम करके हमको सभी कार्यकर्ताओं को इसमें लगाना है। और इसके लिए हम लोगों ने एक तय किया है कि राज्य के सभी 29,500 से अधिक बूथों पर प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बने, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 2 तो निश्चित रूप से बने। और जब 2 सक्रिय सदस्य बनेंगे तो हमारी प्राथमिक सदस्यता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद कोई व्यक्ति सक्रिय सदस्य बनेगा। इस प्रकार सदस्यता अभियान को हम लोग गति देंगे। और अभी हम लोगों ने इसको तय किया है कि जहाँ पर भी बाज़ार है, मॉल है, ये रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, सार्वजनिक स्थानों पर हम कैंप लगाकर सदस्य बनाएंगे। और दिन भर का कैंप लगेगा, लोग आएंगे जाएंगे, सदस्य बनेंगे, आग्रह करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में एक मजबूत जनाधार बनाने के लिए हम सदस्यता अभियान को प्रभावी बना रहे हैं। बाजार में फैली तिल की सौंधी सौंधी खुशबू ये बताने के लिए काफी है कि मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है। रांची में कई ऐसे व्यवसायी हैं जो अपने ग्राहकों को सालों भर तिल से बनी मिठाइयां उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की तो बात ही कुछ और है। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही तिलकुट और तिल की अन्य मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। तिल से बनी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही, ये हमारी संस्कृति में भी रची बसी है और कई सारे शुभ कार्य इसके बिना पूरे नहीं होते। रांची के तिलकुट व्यवसायी बताते हैं कि उनके यहाँ चीनी, खोआ और गुड़ से बने तिलकुट उपलब्ध है। वे फिर कहते हैं कि गुड़ से बने तिलकुट की मांग बहुत ज़्यादा है और ग्राहकों की डिमांड पूरी करने के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है। इस बार खास करके गुड़ का तिलकुट का ज़्यादा डिमांड है। गुड़ का तिलकुट का हम लोग जो बनाते दिन रात करके बनाते रह रहे हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है गुड़ का तिलकुट का। मकर संक्रांति आ रहा है, जिस तरह से दिन नज़दीक आ रहा है उस तरह से दिन रात का है जो कि हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है। दिन रात करके हम लोग माल बनाने में जुटे हुए हैं। बाजार में आजकल शुगर फ्री तिलकुट भी उपलब्ध है। हालांकि ग्राहकों की माने तो गुड़ से बने तिलकुट का स्वाद सबसे निराला है। वहीं तिल और तिल से बनी मिठाइयों में कई पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। खासकर सर्दियों में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए वरदान है। देखिए, ठंडा का दिन में जो है तिलकुट खाना तो थोड़ा शरीर के लिए अच्छा ही चीज़ है, क्या कि ठंडा का मौसम में, और ये थोड़ा शरीर को गर्म भी करता है। और तो इनका ये जो हरमू में है, ये जो दुकान जहाँ पे हम खड़े हैं, इनका सबसे 1 नंबर ब्रांड चीज़ है। रेट भी सही है, कीमत भी अच्छा, चीज़ भी ठीक है। यहाँ का जो क्वालिटी है तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ के लोग तिलकुट लोग खाते हैं तो एक बार खाते हैं, बार बार यहाँ लोग आना चाहते हैं। और काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ इनकी, और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्वालिटी इनके यहाँ का जो है बहुत अच्छा रहता है। और गुड़ का तिलकुट खासकर इनके यहाँ ज़्यादा फेमस है, क्योंकि डायबिटिक के लिए सबसे बेस्ट है। और इनके यहाँ क्वालिटी के लिए जाना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा रहता है। भीड़ भाड़ भी इनके यहाँ काफ़ी रहता मकर संक्रांति को लेकर के। जमशेदपुर के भुयाडी दुर्गा पूजा मैदान में झारखंड संस्कृति एवं कला मंच के द्वारा 3 दिवसीय विशाल टुसु मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 14 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश भर से लोग जुटेंगे। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता में मंच के पदाधिकारियों ने दी। कला मंच के संरक्षक और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युतरण महतो एवं विधायक पूर्णिमा दास साहू के साथ कई सम्मानित लोग शामिल होंगे। इसमें विभिन्न तरह के प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें मुर्गा लड़ाई स्वर्ण रेखा नदी किनारे आयोजित होगी। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलग अलग तबके के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि इसके जरिए झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंडी संस्कृति वर्षों पुरानी है, इसके बारे में आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी हो, इसलिए ही हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देख ही रहे कि इसका एक झलक तो आप देख ही रहे कि मैंने झारखंड संस्कृति कला रंगमंच में चीफ गेस्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद
विद्युत वरण महतो जी, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायिका इस क्षेत्र में जहाँ पर्व हो रहा विशाल, पूर्णिमा साहू दास जी, उनके साथ साथ पूरे समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। पूर्व सांसद जी भी रहेंगे, शैलेंद्र महतो जी, आभा महतो जी, और भूया समाज के अखिल भारतीय भूया समाज के श्री राम प्रसाद भूया जी, केंद्रीय मुख्य सलाहकार, हाईकोर्ट के वकील और कानूनी सलाहकार विप्लव भूया जी। और ये बहुत ही धूमधाम से ये पर्व होता है। बहुत सारे पुरस्कार दिया गया है, बहुत सारे महिलाओं के पुरस्कार है, मुर्गा फाइट करने वाले, प्रतियोगिता करने वाले, वैसे किसान भाई लोग के लिए भी 25 साइकिल है, 25 बोरा चावल है, 25 शॉल है। ये पुरस्कार देने के लिए 14, 15 और 16, 14 तारीख को 25 पुरस्कार है और 15 तारीख को 25 है और 16 तारीख समापन में 25 है। तो 75 साइकिल, 75 बोरा चावल। आने वाले नए साल को लेकर इन दिनों पश्चिमी सिंहभूम के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। इसी क्रम में चक्रधरपुर अनुमंडल के बंदगांव प्रखंड में स्थित नकटी जलाशय में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। यहाँ भी लोग बड़ी संख्या में सैर सपाटा करने और पिकनिक मनाने के लिए नकटी जलाशय पहुंच रहे हैं। लोगों को नकटी जलाशय का मनोरम दृश्य खूब भा रहा है। पहाड़ पर्वत के बीच स्थित नकटी जलाशय में लोग खूब मजा ले रहे हैं। इस जलाशय में लोगों को सबसे ज्यादा मजा बोटिंग करने में आ रहा है। लोग परिवार के संग यहाँ पहुँच रहे हैं और बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। खास बात ये भी है कि केवल चक्रधरपुर के लोग ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। बीते कुछ सालों में नकटी डैम में आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जब से प्रशासन के द्वारा इसमें बोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है, तब से यहाँ सैर सपाटा करने और पिकनिक मनाने वालों की तादाद बढ़ गई है। पर्यटकों से गुलजार रहने से नकटी जलाशय के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को भी रोजगार का साधन मिल गया है। लोग छोटे छोटे दुकान खोलकर या फिर जरूरी सेवाएं देकर यहाँ पैसे कमा रहे हैं। प्रशासन की भी यही कोशिश है कि इस इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर लोगों को रोजगार का भी साधन उपलब्ध कराया जाए। इसी सोच के साथ यहाँ बोटिंग की सुविधा प्रशासन ने शुरू की थी। हालांकि अभी भी यहाँ पर्यटन क्षेत्र के दृष्टिकोण से कई चीजों की कमी है जिसे पूरा करने की जरूरत है। बहरहाल पिकनिक और सैर सपाटा का ये दृश्य सभी को भा रहा है और नववर्ष को लेकर क्षेत्र में खुशहाली का मौसम छा रहा है। जमशेदपुर पुराना कोर्ट परिसर स्थित श्री श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव कचहरी बाबा मंदिर का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। इसमें भक्ति भाव से श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस कलश यात्रा में शामिल महिलाएं स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पैदल ही कचहरी बाबा मंदिर में पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद 24 घंटे के हरि कीर्तन की शुरुआत हुई। ये कीर्तन 1 जनवरी दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद मंदिर परिसर में महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जहां भारी संख्या में लोग बाबा भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। कहा जाता है कि कचहरी बाबा मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह जुबली पार्क स्थित जयंती सरोवर से निकला था। मंदिर के पुराने सदस्य बताते हैं कि मंदिर की खोदाई सफाई के दौरान काले रंग का ये शिवलिंग जब क्रेन से निकला तो सभी हैरान रह गए। क्रेन से ही इसे यहाँ स्थापित किया गया, फिर मंदिर की स्थापना हुई। कचहरी बाबा का स्थापना और आज मांगू नदी से हम लोग जल को महादेव चढ़ाएंगे और हर साल आज बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग और 2 दिन का भंडारा और 24 घंटे का हरि कीर्तन। और क्या क्या होगा? और
मार्केट में 24 घंटा का। और साल में जितने अतिथि हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि रघुवर जी थे, उनकी बहन का निधन होने के कारण और वो नहीं आ पाएंगे। बाकी सारे जितने लोग हैं, भगवान से नए साल का क्या मांग बाबा से यही मांग रहे हैं कि हमारा जमशेदपुर शांति बना रहे, निरोग रहे और शांति, किसी तरह का कोई आपत्तिजनक घटना ना हो और एक दूसरे में प्रेम बना। पूरा परिचय। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के द्वारा कचरा उठाव नहीं होने से मानगो क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। सड़क किनारे कचरे फैले होने से आने जाने वाले लोग बदबू से परेशान हैं। आजाद समाज पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समस्या के समाधान की मांग की है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के द्वारा कचरा उठाव नहीं होने से मानगो क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। सड़क किनारे कचरे फैले होने से आने जाने वाले लोग बदबू से परेशान हैं। आजाद समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समस्या के समाधान की मांग की है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आजाद समाज पार्टी के बैनर तले ऑर्गेनाइज किया गया है। विगत 20-22 दिन से जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आजाद बस्ती, टिमला, मुंशी मोहल्ला, ये तमाम इलाके के लोगों ने भारी बहुमत से हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी को विजय बनाया। उसके बाद से अचानक वहाँ पर पिछले 20-22 दिन से कचरे का जमाव और कूड़ा जगह जगह दिखना शुरू हो गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जब हम लोगों ने नोटिफाइड एरिया में जाकर जिला प्रशासन से इसके लिए बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास में कोई ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर इस कचरे का निष्पादन किया जा सके। अब ये बताइए कि जो अधिकारी कुर्सी पे बैठा हुआ है वो अधिकारी हमसे कह रहा है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अगर सरकार अपने ही प्रॉब्लम में घिरे रहे तो हमारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आम जनता का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा कौन? तो इसीलिए हमारी जिला प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, पश्चिमी सिंहभूम और डीसी साहब से और विधायक सरयू राय जी से भी दिली गुजारिश है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान निकाला जाए ताकि आम जनता जो है वो स्वस्थ वातावरण में अपनी जिंदगी गुजार सके। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।